तू पढ़ महाभारत ना बन कुंती, तू पढ़ रामायण ना बन सीता ना बन कैकेयी, पढ़ मनुस्मृति उलट महाभारत पलट रामायण, पढ़ कानून मिटा तिमिर लगा ललकार, पढ़ समाजशास्त्र बन सवित्री लहरा शिक्षा का परसम। साथियों, ये कविता रजनी तिलक जी की डीयू में भी किताबों में आ चुकी है। नई दिल्ली की दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी में एक ऐतिहासिक सम्मेलन सशक्त महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित व आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नेकडोर के नाम से भी जानते हैं, ने किया। यह कार्यक्रम माता सावित्रीबाई फुले की 194वीं जन्म जयंती के मौके पर किया गया। इसमें भारत की जानी मानी लेखिका व समाज सेविका रजनी तिलक जी की याद में समाज में योगदान कर रही महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य वक्ता राष्ट्रीय महिला आयोग और योजना आयोग की पूर्व सदस्य डॉक्टर सईदा हाफिज ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा से निकलेगा वो किसी भी ये प्रचार और किसी भी इस तरह के जो करप्शन प्रैक्टिसेस होते हैं उससे नहीं निकलेगा। आपका वोट आपके ज़मीर से, आपके दिल से निकलेगा। और आप समझ सकते हैं, जब हम पावर में थे, जब यूपीए 1 और यूपीए 2 के ज़माने में, जब हमसे बहुत गलतियां हुई, मैं ये नहीं कहती कि हमसे गलतियां नहीं हुई, मगर हमसे एक काम बहुत अच्छा हुआ और वो ये था कि हमने एक बड़ी सी खिड़की खोल दी योजना आयोग में, जिसमें कोई भी मतलब उनको इतना महिलाओं के उनका दिल तड़पता था। और 1905, और ये 2024 है, और 1905 में उन्होंने लिखी कि ए माओ बहनों बेटियों, उनका नाम था मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। मौलाना थे इसलिए वो कुछ भी कह सकते थे, मुसलमानों को डांट सकते थे, उनको फटकार सकते थे, कोई उनके सामने जबान नहीं हिला सकता था क्योंकि बहुत आलिम थे। तो उन्होंने ये कहा, ए माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है। जीनत मतलब सुंदरता। ए माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है, मुल्कों की बस्ती हो तुम्ही। आप मुल्कों में जो बस्ती होती है वो तुम हो। ए माओ बहनों बेटियों, दुनिया की जीनत तुमसे है, मुल्कों की बस्ती हो तुम्ही, कौमों को इज्जत तुमसे है। और फिर उन्होंने कहा, तुम आस हो बीमार की, ढारस हो तुम लाचार की। तुम आस हो बीमार की, ढारस हो तुम लाचार की, और सारा जमाना तुमसे है। तो उस वक्त एक आवाज उठी 1905 में, और हम ये सोचते हैं कि आज 2024 में जो उन्होंने पुकारा था उस वक्त, हम उसी को अपनी दलित बहनों, अपनी मुसलमान बहनों, सारी जितनी बहनें हैं जिनको दबाया और कुचला जा रहा है, जो हमारे सामने सावित्रीबाई फुले का एग्जाम्पल है, फातिमा शेख हैं, मलाला यूसुफजई हैं, अरुणा आसिफ अली हैं, मदर टेरेसा हैं, और हमारी अपनी रजनी तिलक। तो हम उस पैमाने पर इस मौके पर प्रसिद्ध समाज सेवी व दलित चिंतक, दलित व आदिवासी चिंतक व नेकडोर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक भारती जी ने संगठन के बारे में बताते हुए कहा कि मैं उन अपनी साथियों का जिक्र करना चाहता हूं जिन्होंने इस पूरे
दिल्ली में खास तौर से उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में पूरा महिलाओं का एक बड़ा नेतृत्व खड़ा किया है। और मैं जिनके बारे में बताने वाला हूं वो सब लोग, कोई 20 महिलाओं को खड़ा किया है उन्होंने, किसी ने 25 को किया है, किसी ने 30 को किया है, और अलग अलग इलाकों में वो लोग काम करते हैं। सबसे पहले तो लीला जी जो अभी मंच का संचालन कर रही हैं, उनके बारे में मैं जो हमारा ये जो कार्यक्रम है जिसको हम आभा कार्यक्रम कहते हैं उसकी कोऑर्डिनेटर हैं। वो नेगडोर में आने के बाद लीला जी ने गरीबी और स्लम में रहने वाले लोगों के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने बैचलर ऑफ सोशल वर्क किया है और इन स्लम और झुग्गी झोपड़ियों में जहां तमाम गरीब समाज के लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उसमें अनुसूचित जातियां भी हैं, जनजातियां भी हैं, पिछड़ी जातियां भी हैं, अगड़ी जातियां भी हैं, उन तमाम तरह के लोग रहते हैं। तो उन महिलाओं के लिए बड़ी मुश्किल से तो लीला जी उन्होंने कई महिलाओं को जो है उनकी 1-2 महिलाओं को यहाँ पे सम्मानित भी किया जाएगा, उनको आगे बढ़ना सिखाया, नेतृत्व करना सिखाया। और साथ के साथ ऑनलाइन का जब जमाना शुरू हुआ तो लीला जी ने बहुत सारी महिलाओं को ऑनलाइन कैसे हम दुनिया के साथ जुड़ें वो भी सिखाया। तो मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूँ, उनका लीला जी का कहना है कि किसी के भरोसे ना रहो, अपने पाँव अपने हाथ में खड़े हो। उनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे लीला जी की। उसके साथ हमारी जो दूसरी कोऑर्डिनेटर हैं वो करीब 2 साल से हमारे साथ हैं। उनका कहना है कि उनको बहुत कुछ सीखने को मिला। वो भी अपने सामाजिक क्षेत्र अपने एरिया में काम किए। उन्होंने कैंसर पर कैंप लगवाए, आंखों के लिए कैंप लगवाए और मोबाइल डिस्पेंसरी वगैरह का उन्होंने अपने इलाके में इंतजाम किया। और कई वोकेशनल सेंटर जो उनके क्षेत्र में चलता है तो वहाँ लोगों को भेजते हैं कि वो कंप्यूटर सिखाएं, ब्यूटी पार्लर का काम सीखें महिलाएं, और सिलाई का काम सीखें। महिलाओं के साक्षरता केंद्र भी बनवाए उन्होंने। तो मैं निर्मल जी का, कहाँ है निर्मल जी? हाँ, निर्मल जी। तो निर्मल जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। कजली जो है दिल्ली के दूसरे कोने से आती है, वो सावदा करके गांव है, स्लम का इलाका है, और यहाँ से पहुंचने में कम से कम 1.5 घंटा लगेगा, और वो भी अपनी कार से। इतनी दूर से कजली आती हैं। कजली मूलतः जो है पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं, और उन्होंने भी अपने वो 6 साल से हमारे साथ जुड़ी हैं। अपने क्षेत्र में उन्होंने महिलाओं के लिए जो है, जब कोरोना हुआ था तो कोरोना के दौरान उन्होंने बहुत सारे काम महिलाओं के लिए किए थे। उन्होंने जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए टीका, और जो नेटर हैं वो भी जो है 2 साल से हमारे साथ काम करती हैं। वो पहले घर में ही अपने घरेलू महिला के तौर पे थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी रुचि हुई और महिलाओं के नेतृत्व में काम करती हैं। ताली बजा के सबका। और सामाजिक रूप से किए गए बहुत ही सराहनीय और लाभदायक काम इन्होंने किए। इन्होंने अनपढ़ महिलाओं को साक्षरता प्रदान किया है, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अपने एरिया में दी है, बीमारियों में मुख्य रूप से डेंगू, मलेरिया आदि के बारे में लोगों को जागरूक किया है, और छोटे बच्चों को कब कितने टीके लगवाने हैं, गर्भवती महिलाओं को क्या क्या करना चाहिए उसके बारे में उन्होंने शिक्षा दी है। और जाकर उनको कोशिश करती हैं कि जो महिलाएं को स्वास्थ्य संबंधी उनकी वो सहायता करें। विशिष्ट अतिथि श्वेता त्रिपाठी जी ने समता आवास से खास चर्चा में बताया कि देखिए, ये सब संघर्ष की बात है। हम सावित्री बाई का यूं ही तो नहीं जश्न मनाने, मतलब ये जयंती है और ये जश्न का भी विषय है। आज से इतने साल पहले इतना बड़ा संघर्ष उन्होंने किया, तो जाहिर सी बात है उस समय से अब जो सावित्री बाई उस समय पढ़ने पढ़ाने का काम करती थी, तो एक साड़ी उनको साथ में रखनी होती थी, ताकि उनके कपड़े जब लोग मैला कुचैला उन पे फेंके नाराज़गी में कि ये क्या काम कर रही हैं, और तब वो साड़ी बदल लें और फिर आगे का काम अपना कर सकें। तो इतनी तैयारी उन्होंने उस समय की है, उससे हम आगे बढ़े हैं और हमें पता है ये संघर्ष का मामला है। आपने ऑलरेडी बता ही दिया है कि दूसरे दर्जे की महिला है, उसमें दलित महिला तो और हाशिए पर बढ़ा दी गई है। तो ऐसे हाशिए पे बड़ी महिला को जब आगे केंद्र में जाना है या बीच में जाना है या मुखर होना है,
लड़ाई तो लड़नी है और संघर्ष होगा। बस ये उम्मीद देते हैं, ये जो कार्यक्रम है, ये दिलासा देने वाला कार्यक्रम है कि ये संघर्ष चल रहा है और लोग करते रहेंगे। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाया गया है और प्रथम महिला शिक्षिका, इसको प्रसारित करने में कहीं ना कहीं भारत की सरकार या इतिहासकारों ने कहीं ना कहीं दोहरा रुख अपनाया है, ऐसे में आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है क्योंकि आप महिलाओं को लेकर चल रही हैं और एक स्वर्ण महिला होने के नाते आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सवर्ण महिला की तरह से तो मैंने कभी इसको सोचा नहीं है, लेकिन मैं ये ज़रूर मानती हूँ, नहीं, जिम्मेदारी है, वो इस समाज की महिलाओं को नहीं है। बिल्कुल वो मेरी जिम्मेदारी है कि ये जिस कम्युनिटी में, जिस समुदाय में मैं पैदा हुई हूँ, उस समुदाय में पैदा होकर हम्बल होना और ह्यूमिलिटी के साथ आगे बढ़ना, ये मेरी जिम्मेदारी है। और ये समझना मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उस तरह से हाशिए पर नहीं हूँ जिस हाशिए पर हमारे साथ की दलित महिलाओं को किया गया है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ती है और मैं इस पे काम करते रहना चाहती हूँ। रही बात सरकारों की, तो सरकारों ने अपना काम कर दिया है। सुबह सुबह ट्विटर पे आकर के लोगों ने एक दूसरे को बधाई दे दी है आज के दिन की, लेकिन इसीलिए हमारी जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि हमारा काम ट्विटर और सोशल मीडिया से सिर्फ जुड़ा नहीं है। हमारा काम समुदायों के बीच में है, साथ में जुड़कर काम करने वालों के बीच में, और हम उसको आगे ले जाएंगे। सरकारों की जिम्मेदारियां और गैर जिम्मेदारियों को याद भी दिलाएंगे, लड़ेंगे भी और ये भी मानेंगे कि हम उनसे बड़े सरकार हैं क्योंकि हम साथ में मिलकर काम करने वाली ज़मीन से जुड़ी महिलाएं हैं। इस मौके पर भारत के अन्य प्रांतों से आई महिलाओं ने भी अपने विचार साझा किए। ना समझा जाए, प्यार और आदर भाव में मैं चुप रहती हूँ, मैं आंदोलित रहती हूँ क्योंकि मैं संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत रहती हूँ। मैं आंदोलित रहती हूँ क्योंकि मैं संवैधानिक अधिकारों के प्रति सचेत रहती हूँ। स्त्री हूँ इसलिए स्त्री के हक में डटी रहती हूँ। स्त्री हूँ इसलिए स्त्री के हक में डटी रहती हूँ। हक और अधिकारों की बात करती हूँ, हक और अधिकारों की बात करती हूँ। जब मान सम्मान पर होता है आघात तो आत्मसम्मान में अपनी आवाज़ बुलंद करती हूँ क्योंकि मैं स्त्री हूँ। मन में प्यार और आदर भाव लिए सबके सम्मान में तत्पर रहती हूँ। मेरी चुप्पी कमजोरी न बन बैठे इसलिए मैं हमेशा आंदोलित रहती हूँ। खामोशी भी मैंने नाम सुनते ही प्लीज तालियां जरूर बजा दिया करो। लीला जी कहूंगी तो महिला हिंसा आज के टाइम पे जो है, अगर आपके हाथ में कलम होगी तो कलम नहीं है, वो एक ताकत है और ताकत के लिए कलम पकड़ना बहुत ज़रूरी है। और हमारे बीच बहुत सी महिलाएं हैं कि जिन लोग पहले जो है वो नहीं फ़ोन यूज़ कर पाती थी और लिख नहीं पाती थी, और अब आज के टाइम पे वो लिख पा रही हैं, फ़ोन यूज़ कर पा रही हैं। और फ़ोन को यूज़ करना, उसको यूज़ करके कैसे आप अपनी इनकम बना सकते हो, वो सब करना हम लोग बताते हैं आप लोगों को। और फ़ोन का सही इस्तेमाल करना भी आपको आना चाहिए। और उसका अगर आप फ़ोन सही इस्तेमाल करना सीख जाओगे और पढ़ लिखना सीख जाओगे तो आपको कोई इंडिया में या दिल्ली में कोई भी आपको बेवकूफ़ या पागल नहीं बना सकता। आप कम पढ़े लिखे होते हो तो आप लोगों की बातों में आ सकते हो, आप सुन के उस चीज़ को बिना देख के एक्ट कर सकते हो, बट आप पढ़े लिखे हो, क्योंकि हम लोग ऐसे एरिया में काम करते हैं जहाँ पे लोग ठगाने वाली चीज़ें भी होती हैं, फ्रॉड काफ़ी होता है। आगे बढ़ने के लिए ही रोका जाता है, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे कैसे जब तक शिक्षित नहीं होंगे। तो शिक्षा दिलाने का जो सबसे पहला श्रेय जाता है वो माता सावित्रीबाई फुले को ही दिया जाता है। मैं तो समझती हूँ कि उनसे पहला स्थान सबसे पहले नारी जाति में किसी का और को होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सभी नारियाँ जब तक पढ़ती नहीं तो आगे बढ़ती भी नहीं। आगे बढ़ने के लिए और पढ़ने का जो श्रेय है वो माता सावित्रीबाई फुले को ही दिया जाता है। और मैं अपनी लड़ाई बता रही हूँ, या हम सभी की लड़ाई बता रही हूँ। सबसे पहले हम जब तक अपने घर में ही अपनी बात को पूरी तरह से रखेंगे नहीं और पूछेंगे नहीं कि आप हमसे ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं क्यों नहीं जाऊं या क्यों नहीं करूं, तो हमें ये अधिकार घर में नहीं मिलेगा तो बाहर में कैसे मिलेगा।
तो हमें हमेशा अपना लड़ाई खुद लड़ना है और हमेशा आगे बढ़ना है। जब हम नहीं लड़ेंगे तो हमारे बच्चे या बेटी भी नहीं लड़ेगी या बेटा भी नहीं। पहले ये सावित्री बाई फुले के बारे में हमें नहीं पता, जब से हमें पता चला है तब से सबसे पहले उसको मैं नमन करती हूँ, क्योंकि अगर आज वो नहीं होती तो हम भी नहीं यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि जो हमारा सबसे पहले पहचान शिक्षा वो हमें वो दिलाया है। उसके साथ मैं ये भी बोलूँगी, अगर उन्होंने जितना भी है महिलाएं है, जितने भी महिलाएं एक साथ अलग अलग जगह से होके वो लोग लड़ाई किया हमारे पढ़ाई के ऊपर, तो इसलिए मैं भी यही चाहती हूँ हम भी देश के किसी भी कोने पे क्यों ना हो, लेकिन पढ़ाई सबसे पहले होना चाहिए। कोई बोर तो नहीं हो रहा है? क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग सो भी रहे हैं, मोबाइल में लगे हुए हैं। अच्छा चलो छोड़ो, लेकिन जो आपको आज मैं भी आई हूँ, मैं दूसरी बार आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी इनके बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मैं आई, सीखी, मुझे बहुत कुछ अच्छा भी लगा कि हमें पढ़ना कितना ज़रूरी है। अगर एक महिला पढ़ेगी तो अपने पूरे परिवार को पढ़ाएगी। जिस तरह से मैम ने बोला था यहाँ पे, वही चीज़ मैं भी बोलना चाहूँगी। और थैंक यू। यहाँ उपस्थित सभी महान अनुभवकों को मेरा नमस्कार, मेरे सभी आभा साथियों को मेरा नमस्कार। मुझे आज ये अवसर देने के लिए आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं महिला सशक्तिकरण के बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगी। इसकी शुरुआत मैं महिलाओं के सम्मान में कुछ पंक्तियों से करना चाहूँगी। हौसलों से भरती है ऊंची उड़ान, हौसलों से भरती है ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान, सबके जीवन का आधार है वो, मत करना तुम नारी का अपमान। किसी भी देश को सशक्त बनाने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो महिला होती है वो एक माँ, बहन, बेटी और पत्नी के रूप में पुरुष जाति के जीवन में अहम भूमिका निभाती है। कहा जाता है कि एक महिला जो होती है वो एक नागरिक, सशक्त नागरिक का निर्माण करती है। सशक्त बेटियां बैठी हुई हैं, किस प्रकार से ये संस्था आपको सबल बना रही है। केवल दो पंक्तियां, एक मुद्दा कहना चाहता हूं कि अधिकारों को छीनिए, मांगे मिले ना भीख। अधिकारों को छीनिए, मांगे मिले ना भीख, अधिकारों के वास्ते लड़ना मरना सीख। और बेटियों के लिए चार पंक्तियां कहना चाहता हूं। बेटियां दिल के पास होती है, बेटियां दिल के पास होती है, बेटियां दिल के पास होती है, बेटियां सबसे खास होती है, ये खिलाती है मन के उपवन को, बेटियां कब उदास होती है, बेटियां कब उदास होती है।